वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि आपने आज थंबनेल और टाइटल देख के समझ लिया होगा कि आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं देश के एक फेमस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट शफाअत अली खान साहब से, जो कि इस वक्त उदयपुर में मौजूद हैं। और उन्होंने अपनी लाइफ में सैकड़ों आदमखोर जानवरों को उनके ठिकाने पर पहुंचाया है। और आज हमें मौका मिला उनसे बात करने तक भी पहुंचा रहे हैं। और हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनकी जो ये जर्नी थी कैसे शुरू हुई और कैसे किस शिद्दत से वो ऐसे खूंखार जानवरों से आमना सामना करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। और हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी जर्नी थी कैसे स्टार्ट हुई सर? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लंबी कहानी है। मेरे दादा नवाब सुल्तान अली खान बहादुर ब्रिटिश के एडवाइजर हुआ करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और उस जमाने में तो ये ट्रैंक्यूलाइजिंग वगैरह होती नहीं थी, तो जो प्रॉब्लमेटिक जानवर होते थे, मैन ईटिंग टाइगर्स हो जाते थे या हाथी रोग होके आदमियों को मारते थे, तो इन जानवरों को जनरली मार दिया जाता था या अपनी जगह से हटा दिया जाता था। तो ये 40 साल ये काम वो बखूबी निभाए। और जब हमारा बचपना था तो ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर यही बात होती थी कि वो फुलाना हाथी ऐसा था, वो फुलाना टाइगर 50 आदमी को मार दिया था, फिर उसको कैसे कैप्चर करे, कैसे किए। तो ये बचपने से ही सुनते सुनते जो है ये एक मेरे में एक बात जाग उठी। हम हैदराबाद की नोबल फैमिली से थे और मुझे सब कुछ ऊपर वाले ने दे दिया था, मगर एक मेरे में एक कमजोरी बोलिए या एक ऐसी चीज थी कि गरीबों की तकलीफ, कोई बूढ़ी रोड पे बैठी भी है, भूखी है, वो मुझे देखी नहीं जाती थी। ये बचपने से ये मेरा नेचर रहा। और दादा के साथ बचपना जो गुजरा, वो जो बॉडीज रिकवर करते थे आदमियों को टाइगर के मारे हुए, वो आधे खाए हुए बॉडीज वगैरह देख के मुझे ये होता था कि शायद ऊपर वाला मुझे इसलिए इस दुनिया में भेजा है कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो इन लोगों की परेशानी और मुसीबत का मैं कुछ मरहम बन सकूं। तो ये जर्नी रही। और मैं जब 19 साल का था तो मैसूर में एक हाथी 12 आदमी को मार दिया था। और वहां पे मुझे मौका मिला उसको ट्रैक करके, आइडेंटिफाई करके मैं उस हाथी को मारा जब मेरी उम्र 20 साल भी नहीं थी। तो ये शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जब भी मुझे बंदूक का लाइसेंस मिला था। और वो बड़ा एक इंटरनेशनल न्यूज बन गई। और फिर उसके बाद असम से, मेघालय से, हर जगह से जहां जहां हाथियों का प्रॉब्लम होता लोग मुझे बुलाते और हम काम करते। तो वो एक हमारा प्रोफेशन सा बन गया। जब आपने इतनी छोटी उम्र में एक ऐसे वाइल्ड एनिमल से आमना सामना किया तो फैमिली का क्या रिस्पांस रहता था जब भी आप इस किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं? अभी भी जैसे आप कभी भी जाते हैं तो फैमिली का रिएक्शन क्या रहता है? देखिए, वो तो मेरी वाइफ तो बहुत टेंस रहती हैं और मेरा लड़का है असगर जो कारोबार संभालते हैं, हमारे रिसोर्ट संभालते हैं। मगर जब भी कोई ऑपरेशन पीक पे आ जाता है तो वो आ जाते हैं मेरे साथ। तो वो तो बड़े टेंस रहती हैं। मगर मेरा मानना ये है कि जब तक कि किसी का वक्त नहीं आता वो मरता नहीं है, और जब वक्त आता है तो बच नहीं सकता। तो उस दौरान में, उस पीरियड में अगर हम कुछ कर ले सकें। और शुरू से शूटिंग का शौक रहा। मैं 12 साल की उम्र में नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लिया। तो एक तो बंदूक चलाने का था और फिर घर का माहौल ऐसा था। और घोड़े थे हमारे पास, हाथी थे हमारे बचपने में, हमारे पालतू हाथी। तो इन जानवरों को ट्रेन करते करते, इनको काबू करते करते मेरे को जानवर का डर निकल गया। तो एक ऐसा हमारी जिंदगी हुई कि मेरे को शेर, आदमखोर टाइगर हो, लेपर्ड हो जो आदमियों को मारा है, 72, 73 ह्यूमन बॉडीज आदि खाए हुए मैं अपने हाथ से रिकवर किया हूं। तो ये सब चीजें मेरे को सख्त कर दिए हैं बैटलफील्ड के ऊपर। और फैमिली तो खैर टेंस रहती ही है। और कोशिश करते हैं हम कि जहां भी जाएं वहां बखूबी उन लोकल लोगों का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दे और उनकी जिंदगी में खुशहाली
नॉर्मल सी वापस आ सके। ये इस मकसद के साथ हम काम करते हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक समाज सेवा के रूप में। जब आप इस तरह के किसी ऑपरेशन पे जाते हैं और जो एनिमल है जो लोगों को परेशान कर रहा होता है और आप उसको गन डाउन करके खत्म करते हैं, तो फिर पब्लिक का क्या रिएक्शन मिलता है और किस तरीके से पब्लिक आपको मतलब जो है अप्रिशिएट करती है? देखिए, यहाँ दो तरीके के लोग होते हैं। हमारे जो वन प्रेमी भाई बहन हैं वो बड़े मेरे से नाराज रहते हैं, और दूसरा उसका तस्वीर का रुख ये है कि गांव वाले, गरीब किसान, आदिवासी, हमारे वनवासी भाई, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है कि हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं ये इमेजिन नहीं कर सकते कि जो कॉन्ट्रास्ट है, हिंदुस्तान का गरीब मजदूर दिन भर काम करता है तो शाम में उसका चूल्हा जलता है। इस माहौल में जब एक आदमखोर जानवर वहां आ जाए और उनकी लाइफ पूरी तौर से बिगड़ जाए, तो वो फैमिली को फिर सुधरने के लिए बहुत वक्त लगता है और 90% तो खत्म ही हो जाते, पेरिश हो जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट के अंदर हम काम करते हैं। मगर जितने हमारे क्रिटिक्स हैं जो हमको बोलते हैं, और उसके बाद जब हम ऑपरेशन खत्म करते हैं और एक नरबख्शी को पकड़ लिए, ट्रैंक्युलाइज कर लिए, पिंजरे में ले लिए, और उसके बाद जो गांव वालों में जो खुशी के आंसू होते हैं वो ये सारी चीजों को हमारे मिटा देते हैं और फिर हम अपना काम करते रहते हैं। सर, इतने सारे ऑपरेशंस आपने किए हैं, कोई मेजर ऑपरेशन आप बताना चाहें जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हो, या कोई बहुत ज्यादा यादगार ऐसी कोई ऑपरेशन रहा? देखिए, हर ऑपरेशन अपने अरीना में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब आप यहीं की उदयपुर की मिसाल लीजिए, 8 आदमी मर गए हैं, आर्मी वहां लगी हुई है, पुलिस वहां लगी हुई है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वन विभाग का वहां लगा हुआ है, मगर उस लेपर्ड को कुछ कर नहीं पा रहे। जब सारी चीजें फेल हो जाती हैं तो हमको याद करते हैं और हम वहां जाते हैं और अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से, अपने इक्विपमेंट से, अपने बंदूकों से, हमारी ट्रैंक्युलाइज करने की सलाहियत या हमारी गोली चलाने की सलाहियत से हम उस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दे देते हैं। तो हर ऑपरेशन एक अपने तरीके का एक नया चैलेंज होता है। मैं बहुत रिस्क लिया हूं अपनी जिंदगी में। टाइगर मेरे हाथ पे मार दिया है, बफलो मेरे पे अटैक कर चुका है। सर, जैसा आपने बताया कि आपके ऊपर कुछ अटैक्स भी हुए हैं, मैं पूछने वाला था वैसे भी ये चीज़ कि इतने ऑपरेशंस किए, कभी कोई ऐसा एडवर्स एक्सपीरियंस रहा आपका कि किसी एनिमल ने आपके ऊपर अटैक किया हो और फिर कैसे उसको आपने कंट्रोल किया? जी हाँ, देखिए, हम ट्रैंक्युलाइज करते हैं तो ट्रैंक्युलाइजिंग की जो हम दवा देते हैं, कीटामाइन और ज़ाइलेजिन, ये इंजेक्ट होने के बाद जो उसका इंडक्शन पीरियड होता है दवा असर करने का, वो 10 से 15 मिनट होता है। उस दौरान वो जानवर पूरा बेहोश नहीं होता है और स्लो हो जाता है। उस वक्त उसको जाके हम नेट डालते हैं, वो करते हैं। तो वो एक टाइगर ने पंजा मार दिया मेरे हाथ के ऊपर, और बफलोस को जो हम कंट्रोल कर रहे थे, तो एक बफलो अटैक किया तो वो सिंग उसका मेरे पैर में लग गया, तो 1.5 महीना दवाखाने में था। फिर ऑपरेशंस में जो है, कर्नाटक में हम एक लेपर्ड का ऑपरेशन कर रहे थे, सांप काट लिया मुझे। तो ये सारी चीजें चलती रही जिंदगी में। जब तक वक्त है, कभी फैमिली वाले कहते हैं आपको कि अब आगे आपको ये कंटिन्यू नहीं करना है, हम करने नहीं देंगे? जी हाँ, बेगम साहब जो है वो काफी प्रेशर करती हैं मुझे कि अब आप छोड़ दीजिए, अब रिटायर हो जाइए, मगर मैं आप काफी पैशनेट हैं इसको लेके, आप छोड़ने वाले? जी हाँ, पैशनेट हूँ। और देखिए, शायद ऊपर वाला मुझे इसीलिए इस दुनिया में भेजा है कि मैं वो कर सकूं जो 140 करोड़ लोग नहीं कर पा रहे। आज हमको यहां बुलाए हैं, यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सब अवेलेबल हैं, मगर वो नहीं कर पा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं हम एक, हमारी एज एक आगे है, हमारा अनुभव है। और मैं ऐसे स्टेज पे हूँ जिंदगी में कि मैं पूरी तौर से 100% उस ऑपरेशन को दे देता हूँ। जब हम जा रहे हैं, अगर किल हुआ है, लड़की को मारा है टाइगर और वो बॉडी को लेके जा रहा है, बहुत कम लोग उस सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं। वही सर, हम लोग यही जानना चाह रहे थे कि जहां पर इस तरह का पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो यूजुअली जो लोग हैं वो उस जगह से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, और आपका प्रोफेशन जो है, आपने जो चूज किया है उसमें आपको एंटर करना है उस एरिया में, तो वो क्या किस तरह की कैफियत? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं शराब नहीं पीता हूँ जी, मगर रिस्क लेना और आखिरी दर्जे का रिस्क लेने में मुझे कुछ नशा आता है। तो वो जो नशा है, जितना ऑपरेशन खत्म हो, जितना ऑपरेशन डेंजरस हो, मेरा एड्रेनल उतना पंप करता है, और मैं जो है वो वहां पे जैसे मैं अब एक लड़की को टाइगर मार दिया था, वो जवान लड़की, ये हमारे सेंट्रल इंडिया की, और वो लड़की प्रेग्नेंट थी, जहां पकड़ा वहीं उसका एबॉर्शन हो गया, और हम उसके पीछे जा रहे थे, तो उसका खून और सब चीज ताजी मेरे जूते पे और मेरी पैंट पे लग रही थी। तो जो लोग हमारे साथ थे वन विभाग के, वो डर के रुक गए, और एक ऐसा स्टेज आया कि मैं पैदल जब उसके पीछे जा रहा था तो मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं थे, और जब मैं करीब पहुंचा तो उस टाइगर्स ने उस लाश को छोड़ के हट गई। और मैं वहीं पे एक झाड़ गिरा हुआ था, उसके पीछे बैठ गया अपनी राइफल रख के छुप के, और वो शाम में अंधेरा होते होते जब वो टाइगर्स वहां आई तो मैं उसको मारा। तो इन सिचुएशंस में काम करना, जैसे आप फरमाएं कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि एक आवाज हो, पटाख हो, उससे हम चमक जाते हैं, मगर यहाँ हम उसमें अंदर और चले जाते हैं उस ऑपरेशन में, और वहां जाते हैं तो हमको कामयाबी मिल जाती है हमारे को। ओवर द इयर्स इतने सारे ऑपरेशंस करने के बाद क्या कभी कोई एप्रिसिएशन गवर्नमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको मिला है? बहुत ज्यादा, मेरे पास 100 से ज्यादा एप्रिसिएशन लेटर्स हैं, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, अभी अभी बिहार में जो हम ब्लू बुल का, नील बकरी का जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वहां के कलेक्टर ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए, क्योंकि सारे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने जो नील बकरी का आतंक था, जो किसानों पे भूखे मर रहे थे, वो सॉल्व कर दिए हैं। तो एप्रिसिएशन तो बहुत मिले मुझे। हमने सुना है कि अभी जो रिसेंट यूपी में जो एक वुल्फ अटैक चल रहा है, वहां पे भी मैन ईटर हो गए हैं वहां पे, और काफी खौफ में है लोग उस गांव के, उसमें भी आपका एक वाइटल रोल प्ले किया आपने, वहां पे भी कई सारे वुल्फ को मारने में। वो वुल्फ जो है वो आदमखोर हो गए थे, 12-13 बच्चों को मारे और 40 लोगों पे वो हमला कर दिए थे। उसमें भी मैं वहाँ के लोगों को सब मेरा अनुभव शेयर करता रहा कि कैसे पिंजरे लगाएं, क्या करें, और बहुत हद तक वहाँ पे 5 को तो पकड़ लिए उसमें से। अब 10 दिन से वहाँ पे कोई घटना नहीं हुई है। आपका जो नई जनरेशन है सर, आपकी, जैसे आप बता रहे हैं आपके सन है, तो क्या वो भी इंटरेस्ट लेते हैं आपके साथ में, जिस तरह के ऑपरेशंस में रहते हैं आपके साथ में, या वो कम्प्लीटली इससे अलग है? जी नहीं, असगर को तो इसमें इंटरेस्ट है, और रहते रहते जो है वो मेरे साथ काफी काम कर चुके हैं, काफी अनुभव है उनको। और मेरी रीडिंग ये है कि जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट हो रहा है आज, आगे चल के ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाली है। हमारे पास वाइल्ड लाइफ बढ़ रही है, इंसानों की आबादी भी बढ़ रही है, जंगल कट रहे हैं, जानवरों को खाने के लिए कुछ है नहीं। अब यही की आप मिसाल लीजिए उदयपुर की, जो कल रात में हम फिरे, 4 लेपर्ड्स को वहां पकड़ चुके हैं, अभी वो मैनीटर है। हम जो रात में 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वो 5 किलोमीटर का एरिया में गश्त लगाए, हमको एक भी वहां खरगोश, वाइल्ड बोर, सियार, चूहा तक नहीं दिखा, कुछ नहीं है वहां पर। अब ये लेपर्ड क्या खाएंगे? देखिए, कोई भी मजहब हो, कोई भी चीज हो, हक ये किसी को मेरे हिसाब से नहीं है कि हम किसी, देखिए
कोई भी मजहब हो, कोई भी चीज हो, हक ये किसी को मेरे हिसाब से नहीं है कि हम किसी जानवर को रखें और उसे खाना ना दें। मेरे पास 4 कुत्ते हैं, मैं एक बजट उसका रख दिया कि वो इतना उसका दूध आएगा, रोटी आएगी, वो कुत्तों को हम खिलाएंगे। जिस दिन मैं वो एफोर्ड नहीं कर सका, मैं वो कुत्तों को छोड़ दूंगा। तो अब हो ये गया है कि हर टाइगर और लेपर्ड हफ्ते में, वीक में एक बार शिकार करता है। तो मोटा मोटा आप लेके चलिए 52 बार वो शिकार करा जी। तो अगर यहां जो हम 4 लेपर्ड्स पकड़े और एक और ज्यादा है, मगर लेट अस टेक इट दैट देयर आर 5 लेपर्ड्स, तो आप ये 5 लेपर्ड को इनटू 50 कर दीजिए, तो आपको एक साल में 250 हिरन, सुअर, कुछ ना कुछ होना है जो इनको सस्टेन कर सके। ये जानवर नहीं है। तो ये जानवर अगर आपके पास उनको खिलाने, फूड चेन जो है उनका डिस्टर्ब हो गया, तौर से प्रे बेस जो है पूरी तौर से खत्म हो गई। ये प्रे बेस खत्म होने की वजह से इन जानवरों की साइकोलॉजी बदल गई है। साइकोलॉजी बदल के ये मैनीटर्स बन जा रहे हैं। तो हमको देखना है कि या तो हम इनको आर्टिफिशियली, इनको बकरी, कुत्ता प्रोवाइड करें, बांधें, ताकि वो खा के अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। देखिए, हिंदुस्तान के जैसी मुल्क में जो 140 करोड़ की आबादी है, यहां मेरे हिसाब से कोई भी जानवर फॉरेस्ट के बाहर नहीं रह सकता। जितना आपका फॉरेस्ट है, कोर फॉरेस्ट हो, बफर फॉरेस्ट हो, रिजर्व फॉरेस्ट हो, उसके अंदर हमारे वाइल्ड लाइफ को रखना है। और आज नहीं तो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको पूरी फेंसिंग करनी पड़ेगी, और ताकि आदमी अंदर ना जाए, कोई झाड़वाड़ ना कटे और जानवर बाहर ना आए। गांव के मवेशी जानवर रिजर्व फॉरेस्ट में ना जाए और वो जंगली जानवर बाहर ना आए। जब तक कि ये नहीं होगा, हमारा जो संघर्ष है, जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये दिन पे दिन बढ़ने वाला है। महाराष्ट्र में 2005 में 100 शेर थे, टाइगर। आज महाराष्ट्र में 400 टाइगर हो गए। फॉरेस्ट कट रहा है, इंसानों की आबादी बढ़ रही है। तो ये क्या होगा? 2023 में लगभग 100 शेर टाइगर्स को लोगों ने जहर देके इलेक्ट्रिक्यूट करके मार दिए। 11B वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो 11B का पावर है, अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो उसको स्टैट्यूटरी कानून पावर है, अगर वो नहीं यूज करे हैं, तो ये यहां के सारे लेपर्ड्स को लोग जहर देके मार देंगे। देखिए, जब मेरा बाप मर रहा है, मेरा बेटा मर रहा है, तो फिर उस आदमी से आप कोई रीजन की बात नहीं कर सकते। और एक कदम आगे बढ़िए, आप कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए, हमारा जो संविधान है, तो आपका जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, मेरी जिंदगी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोई नहीं ले सकता। ये फंडामेंटल मेरा राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ के कहा है, राइट टू लाइफ इज टू लिव विद डिग्निटी, इज्जत के साथ, खैर के साथ, अपनी हलाल की कमाई करते हुए। अब आप मुझे जवाब दीजिए, जो यहां 8 हादसे हुए हैं, उन लोगों की क्या गलती थी? हम ठंडे दिमाग से सोचें। एक तो कानून 11B, जहां पे कोई भी जानवर अगर खतरनाक हो तो स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बाय ऑर्डर इन राइटिंग कैन कॉज सच एनिमल टू बी हंटेड, स्पष्ट कानून। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेरी जिंदगी का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ, गारंटीड राइट टू लाइफ, कोई मेरी नहीं ले सकता। कोर्ट बोले लटका दो, मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उसको अगर खत्म कर दे और फिर मुझे लटकाया जाए, तो वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो जो बेगुनाह महिला बेचारी अपने खेत में काम कर रही थी, आपका लेपर्ड वहां जाके फॉरेस्ट से निकल के पट्टे की जमीन, उसके 2 एकड़ पे वो अपनी खेती करके जी रही है, वहां जाके आपका लेपर्ड मार देता है और सारा प्रशासन सो रहा है। ये कहीं ये इट डिफाइज लॉजिक। अमेरिका में ये हो सकता? किसी भी दुनिया के एडवांस कंट्री में क्या ये हो सकता है कि एक जंगली जानवर आके 8 आदमियों को मार दे
और सारा प्रशासन खामोश रहे, शूट ऑर्डर नहीं निकले, क्योंकि वहां कोई बैठी है वन प्रेमी जो सबको डरा रही है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल हो रहे हैं। तो ये चीजों से डर के अगर हम कानून इंप्लीमेंट नहीं करें तो वो दिन दूर नहीं है जो आपकी सारी वाइल्ड लाइफ जनता जिस दिन ठान लेगी कि अब हम वाइल्ड लाइफ को खत्म करेंगे, कोई वन विभाग, प्रशासन, आर्मी वो पीपल्स पावर को क्रश नहीं कर सकती। और आज वो दिन आ गया है। गांवों में आप जाके देखिए, वहां हम जाके कोई कंजर्वेशन की बात करें, हम कोई पौधा लगाने की बात करें, वहां हम कोई जंगली जानवर को बचाने की, उस जगह पे आप जा ये 8 हादसे से हुए बात करिए, आपको कोई एक गिलास पानी नहीं देगा। हम अपनी जनता को, अपने भाई बहनों को, अपने आदिवासियों को, हमारे वन प्रेमी भाइयों को इतना हम अपने वन का दुश्मन बना दिए। और ये लोग जनरेशन से, सेंचुरी से फॉरेस्ट को बचाए हैं। दे आर द ट्रू कंजर्वेशनिस्ट। पेड़ लगाए हैं, बचाए हैं हमारे ट्राइबल्स। लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके कल मैं भी वहां पे था तो मैंने देखा कि जिस तरीके के मकान वहां पे बने हुए हैं, तो कुछ जैसे ऐसा लग रहा था कि इट इज इनसाइड द फॉरेस्ट ओनली, मतलब चारों तरफ फॉरेस्ट है, कुछ 2 मकान यहाँ है, 2 मकान यहाँ है, फिर कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस पे 2 मकान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो जो एरिया है वो बेसिकली फॉरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब लोगों की गलती मुझे लगा। आपको क्या लगता है? आप देखिए, फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या है। आपकी जो सेंचुरी है, जो नेशनल पार्क है, जो नोटिफाइड फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट है। अगर मेरे घर के बाहर बारिश के दिनों में लंटाना आ जाए, घास आ जाए, तो दिखेगा फॉरेस्ट के वैसा, वो फॉरेस्ट है नहीं, वो जमीन है, प्राइवेट जमीन, वो पट्टा लैंड है जहां लोग खेती बाड़ी करके जी रहे हैं। वहां लेपर्ड क्यों आया? आपका सर्वेलेंस, आपका वन विभाग क्या कर रहा था? वहां लेपर्ड आया क्यों? एक खतरनाक जानवर लेपर्ड के जैसा बच्चों में, स्कूल में, दवाखानों में क्या कर रहा है? वो वहां क्यों है? ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ना ये अफ्रीका है। मैं जहां ट्रैंक्यूलाइजिंग सीखा टैंजानिया में, आप दारुसलाम से टबोरा चले जाइए, 800 मील, 1200 किलोमीटर, 2 गांव मिले हम। हमारी गाड़ी चल रही थी 6 घंटे, हमको कोई आदमी नहीं दिखा। ये हिंदुस्तान नहीं है। यहां हर 100 मीटर पे घर है, हर 100 मीटर के ऊपर मवेशी है, वो है। अब वो जो बाबा को मारा, वो तो बेचारा अपने मंदिर में सो रहा था, उसकी क्या गलती थी? तो हमको ये सोचना है कि फॉरेस्ट जो आपका नोटिफाइड फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट है। बाकी 4 झाड़ अगर मेरे घर के अतराफ हो जाए तो वो फॉरेस्ट नहीं है। लीगली वो फॉरेस्ट नहीं है, नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट के बाहर, फॉरेस्ट की बाउंड्री के बाहर वाइल्ड एनिमल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। होगा तो आदमी मरेंगे, आदमी मरेंगे तो उसका चेन रिएक्शन होगा, जानवर मरेंगे। हो गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं ले सक रहा है। 100 से बढ़ के हमारे टाइगर लेपर्ड्स 2023 में मर गए हैं पॉइजनिंग से, इलेक्ट्रिक्यूशन से। 70-80 हाथी मर गए, 800 आदमी हाथियों से मर गए, 100 आदमी महाराष्ट्र में टाइगर से मर गए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहां जाके रुकेगी? सर अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हुनर आपका है, क्या आप और भी लोगों को ट्रेन करते हैं इसको लेके? देखिए, हमारे चाहने वाले बच्चे तो बहुत हैं। अब यहाँ भी हम आए हैं तो हमारे चाहने वाले, उदयपुर पहली बार में आया, यहाँ लोकल सपोर्ट हमारा है। वहां पे जो हम काम कर रहे हैं वो वहां का एक लड़का है, हाँ, नरपत सिंह है वहां पे। यहाँ पे प्रमुख जी हैं, और यहाँ पे जो है सब है, हमारे फरहान है,
और कामरान है, ये दानिश है, ये सब यहाँ हमारे चाहने वाले, जहाँ भी जाता हूँ मैं, मेरे साथ रहते हैं वो, और वो सब पूरी तरह से हमारी मदद करते हैं। तो झारखंड के मोस्ट इंटीरियर पार्ट्स में मैं हाथी की ऑपरेशन करा हूँ। वहाँ के ट्राइबल्स दूर दूर से आके मेरी रोटी बनाना, मेरे कैंप में रहना, मेरी मदद करना, क्योंकि वो लोग ये रियलाइज करते थे कि कोई वन विभाग में उनका गॉडफादर ऐसा नहीं था जो आके उनके साथ रह के उनके मदद करे। मैं उनकी झोपड़ी में रहता हूँ, उनके साथ रोटी खाता हूँ, तो वो जो एक बॉन्डिंग हमारी हो जाती है, ये सब जो भी, मेरी तो जिंदगी खुली किताब है। मैंने 9 स्टेट्स का रिसोर्स पर्सन रहा हूं। कई 100 वेटनरी डॉक्टर्स ऐसे हैं जिसको मैं ट्रैंक्यूलाइजिंग सिखाया हूं, ट्रैंक्यूलाइजिंग गन चलाना सिखाया हूं। हमारा एनजीओ है वाइल्ड लाइफ ट्रैंक्यू फोर्स, जिससे ट्रेन करते हैं हम लोगों को, ट्रैंक्यूलाइजिंग की ट्रेनिंग देते हैं, शूटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सब चीजें तो हम करते हैं। बेसिकली आपके दादा जो थे वो आपका इंस्पिरेशन इसके लिए रहे? जी हाँ, बिल्कुल। मगर मुझे ये बड़ा अफसोस होता है कि अंग्रेजों के जमाने में भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में भी, वो कॉन्फ्लिक्ट को जब का जब कंट्रोल कर लेते थे। जो एक्सपर्ट होता था, आप देखिए, लेपर्ड मारते थे आदमियों को, तो जिम कॉर्बेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती थी। वो ना फॉरेस्ट ऑफिसर थे, ना वेटनरी डॉक्टर थे, ना वन प्रेमी थे, और उन्होंने पैदल फिर के मैनीटर्स को मारे। आज हिंदुस्तान का सबसे अच्छा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नेम्ड आफ्टर अ हंटर, नेम्ड आफ्टर अ हंटर। तो ये जो चीजें हैं, इससे हमको वो लेना है। और आज खत्म हो गई बात ना। जो मेरे पास वेपन्स हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हैं, जो हमारे पास ट्रैंक्यूलाइजिंग इक्विपमेंट है, जो हमारे गाड़ियां हैं, जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारा अनुभव है, मेरे पास पोर्टेबल मचान बने हुए हैं। परसों एक औरत पे हमला हुआ, वहां मेरे पास तैयार मचान है, तैयार मचान है। वो मैं ले गया, किसी भी पेड़ के ऊपर जो है 4 हुक्स पे लगा दिए। टेक मी 5 मिनट्स टू पुट अप दैट मचान, कोई झाड़ काटे बगैर। आज क्यों आपके वन विभाग में वो मचान तैयार नहीं है? जब तक हम सही मचान पे अपने 2 लोगों को नहीं बिठाएंगे, कैसे हम उस टाइगर का, लेपर्ड को हम पकड़ेंगे? वो लेपर्ड आगे रहेगा, हम उसके पीछे रहेंगे। हमको अलार्म कॉल्स लंगूर की कंटिन्यूस मिल रहे थे। वो एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उसको पकड़ लें या उसको ट्रैंक्यूलाइज करें या उसको शूट कर दें। जो भी सरकार कहती है हम वो करते हैं। अब वो लेपर्ड बहुत अलर्ट होता जाएगा। हर ह्यूमन फेलियर, हमारा हर फेलियर उस नरबख्शी के लिए एक सीखने का नया लेसन बनते चले जाएगा। और जितना ये हम उसके साथ खेलते रहे गेम्स, उतना हम उसको अलर्ट करते चले जाए। तो फाइनली जब हमको बुलाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उस ऑपरेशन को अंजाम देना और उसको कामयाब करना उसको। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नवाब शफात अली खान साहब, जिन्होंने अपना काफ़ी वक्त हमें दिया और अपने काफ़ी वैल्यूबल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सर की लाइफ के बारे में जानने के बाद आपको भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।